हेलो गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो जो हमारी रहने वाली है वो स्टेट लेजिस्लेचर पे रहने वाली है, जिसकी बात की जाती है पार्ट 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 168 टू 2012 जिसकी बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूं, स्टेट लेजिस्लेचर जो है आपको दो फॉर्म में मिलेगा। या तो आपको मिलेगा यूनिकैमरलिज्म की फॉर्म में या फिर बाइकैमरलिज्म की फॉर्म में। दोनों में डिफरेंस भी देखेंगे कि क्या है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करूं स्टेट एग्जीक्यूटिव की, तो स्टेट एग्जीक्यूटिव में आपके पास आएगा गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सीएम और एडवोकेट जनरल। अब एडवोकेट जनरल जो है, जैसे आपको यूनियन में पता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक पोस्ट होती है, सेम वैसे ही क्या होता है, एडवोकेट जनरल होता है। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को क्या कंसीडर किया जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, राइट। अब इसको फर्स्ट लॉ ऑफिसर बोला जाता है, किसका, कंट्री का। वहीं पे एडवोकेट जनरल क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट, राइट। तो ये चीजें होती हैं। अब यहां पे बात करते हैं यूनिकैमरलिज्म एंड बाइकैमरलिज्म क्या होता है। अब देखो, जैसे कि अगर मैं पार्लियामेंट में बात करूं, यूनियन पार्लियामेंट में आपके पास दो हाउसेज है, वहां पे बाइकैमरलिज्म है। वहां पे एक आपके पास है लोकसभा, एक आपके पास है राज्यसभा। राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है, हाउस ऑफ एल्डर्स भी बोला जाता है, और लोकसभा को लोअर हाउस बोला जाता है, और पॉपुलस हाउस भी बोला जाता है। सेम आपके पास स्टेट में क्या मिलेगा, एक आपके पास मिलेगी लेजिस्लेटिव असेंबली, और किसी किसी स्टेट में आपके पास लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी मिलेगी। जहां पे ये दोनों चीजें मिलेंगी, मतलब दो हाउसेज मिलेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल जिन स्टेट्स में मिलेगी, वहां पे होगा बाइकैमरलिज्म। और जिस स्टेट में यूनिकैमरलिज्म होगा, तो वहां पे सिर्फ आपको एक ही हाउस मिलेगा, वहां पे आपको मिलेगा लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट। तो अब इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे इसके बारे में बताया गया, क्योंकि आर्टिकल 168 से 2012 के बीच में हम बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर की। हमने पहले बात करी पार्ट 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो सारी स्टेट लेजिस्लेचर की बात करता है। तो यहाँ पे हमने पहले बोला कि मिक्स पैटर्न ऑफ यूनिकैमरलिज्म और बाइकैमरलिज्म होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर स्टेट्स की बात करूं, अगर किसी स्टेट में यूनिकैमरलिज्म, क्योंकि आउट ऑफ 28 स्टेट में से 22 स्टेट्स में क्या है, यूनिकैमरल है, तो वहां पे आपको मिलेगा गवर्नर और लेजिस्लेटिव असेंबली। और 6 स्टेट्स जो है जिनमें आपको स्टेट लेजिस्लेचर में गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल मिलेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि गवर्नर आप दोनों ही केसेस में देख रहे हो, यूनिकैमरलिज्म के केस में भी, बाइकैमरलिज्म के केस में भी, गवर्नर को स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट क्यों कंसीडर किया जाता है। अगर मैं बात करूं, ना तो गवर्नर लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है, ना ही गवर्नर लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्ट है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर है, सॉरी। बट फिर भी गवर्नर जो है स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट है। इसके पीछे रीजन क्या होता है, क्योंकि अब देखो ये लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर मैं स्टेट लेजिस्लेचर की बात करूं, लेजिस्लेटिव ऑर्गन का काम क्या होता है कि इसका काम होता है ये लॉ बनाएगा, पॉलिसीज बनाएगा। अब ये लॉ और पॉलिसीज कैसे बनेगी, सबसे पहले एक प्रपोजल दिया जाएगा कि कौन सा लॉ या पॉलिसी ये बनाना चाहते हैं। अब जो प्रपोजल दिया जाएगा उसको बोला जाएगा बिल। उस बिल को जो है फिर हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, फिर हाउस उस बिल को कंसीडर करेगा, उस पर डिबेट होगी, सब कुछ होगा, फिर उसके बाद उस पर लास्ट में वोटिंग होगी। अब वोटिंग में डिसाइड होगा कि लॉ की यहाँ पे हाउस जो है वो क्या किसके फेवर में हो, उस बिल को पास करना चाहता है, नहीं करना चाहता है। अगर बिल को पास कर दिया जाता है बाय द हाउस, तो बिल जो है एक्ट नहीं बनेगा। एक्ट क्यों नहीं बनेगा, जब तक जो है वहां पे गवर्नर जो है उसको अपनी एसेंट नहीं दे देता। तो अब यहां से एक और चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये आप देखोगे बिटो पावर ऑफ गवर्नर, राइट। इसके बारे में भी आप बात करोगे, राइट। चलो, तो अब बात करते हैं कि हमारे पास आउट ऑफ 28 स्टेट में से 6 स्टेट्स में आपके पास क्या मिलेगी, बाइकैमरलिज्म मिलेगा, जहां पे आपके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको विधान परिषद भी बोला जाता है हिंदी में। अब वो कौन से हैं, इसको याद करने का ट्रिक है एक, एमबीए, जो हम बोलते हैं ना, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीए। तो महाराष्ट्र, बिहार एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब इसको याद कर लो यूटी से,
उत्तर प्रदेश और तेलंगाना और कर्नाटका। ठीक है, तो ये आपके पास आ गए यूटी के ए, एमबीए यूटी के ए। ठीक है, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका, तो ये 6 स्टेट्स है जहां पे आपको क्या मिलेगा, बाई कैमरलिज्म मिलेगा, विधान परिषद मिलेगा। अब देखो इससे पहले जो था बिफोर 2019 आपके पास ये जो बाई कैमरलिज्म था वो 7 स्टेट्स में प्रेवलेंट था। एक और स्टेट आती थी यहाँ पे जम्मू कश्मीर। बट क्या हुआ, जब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 हुआ तो उसमें जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश कर दिया गया, राइट। तो ये भी आप देख सकते। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके पास बताए गए हैं 6 स्टेट्स के बारे में। ठीक है, जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश कर दिया गया था रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में। ये यहाँ पे बताया गया कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद जो है वो अपर हाउस होता है, जो मैंने पहले ही बात कर दी। ठीक है, और विधानसभा जो होता है वो लोअर हाउस होता है, फर्स्ट चैम्बर भी बोला जाता है, राइट। अब यहाँ पे बात करते हैं अबॉलिशन एंड क्रिएशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की। तो यहाँ पे बात की जाए कि अबॉलिशन मतलब कि जिस स्टेट में पहले से लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको अबॉलिश करना, और जिन स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है उसमें क्रिएट करना, वो किसके पास पावर है। तो आर्टिकल 169 बोलता है कि ये जो पावर है वो किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। कि पार्लियामेंट अबॉलिश भी कर सकती है और क्रिएट भी कर सकती है लेजिस्लेटिव काउंसिल को। अबॉलिश किन स्टेट्स में करेगी, जिनमें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, और जिनमें लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है उन स्टेट्स में क्रिएट कर सकती है। बट कब होगा, जब उस पर्टिकुलर स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी वो क्या करेगी, एक रेजोल्यूशन पास करेगी बाय स्पेशल मेजॉरिटी से। कि मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली एक रेजोल्यूशन पास करेगी फॉर द क्रिएशन और अबॉलिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी, दैट मींस 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। जब इस मेजॉरिटी से पास किया जाएगा तब हम बोलेंगे कि वो क्या कर सकते हैं, उसको क्रिएट कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे सीधी सी इस बात आर्टिकल 169 में बोल दिया गया कि पार्लियामेंट जब इसके लिए मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करने के लिए या अबॉलिश करने के लिए कोई भी लॉ बनाएगी तो उसको हम ये कंसीडर नहीं करेंगे कि वो क्या है, मतलब उसको जो है अमेंडमेंट में कंसीडर नहीं करेगा। इसको एक सिंपल सा मतलब बिल प्रपोज करके एक सिंपल लॉ से भी पास कर सकते हैं। दैट मीन्स कि उसको एक काइंड ऑफ ऑर्डिनरी बिल के रूप में क्या किया जाएगा, उसको पेश किया जाएगा और उसको फिर जो है पास कर दिया जाएगा बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, अपने हाउसेज में पास करेगी। किस मेजॉरिटी से पास करेगी पार्लियामेंट, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिंपल मेजॉरिटी से पास करेगी विच इज 50% +1 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ये बात भी याद रखिएगा। अब देखो यहाँ पे इज नॉट बी डीम टू एज एन अमेंडमेंट, मतलब बोला कि पार्लियामेंट इसके लिए अगर कोई भी लॉ या कोई भी एक्ट लेके आती है तो उसको हम ये कंसीडर नहीं करेंगे कि हमने क्या किया है, अमेंडमेंट की है कॉन्स्टिट्यूशन में। मतलब इसके लिए जरूरी नहीं है कि पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रपोज करना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, राइट। ठीक है, तो ये याद रखना इस केस में अंडर आर्टिकल 169 तो जो मेजॉरिटी स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए हमें स्टेट लेजिस्लेचर में, यानी मतलब कि लेजिस्लेटिव असेंबली में, और सिंपल मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट में, राइट। तो ये बात याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की कंपोजिशन की। तो अब देखो जी, ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इसको लोअर हाउस भी बोलते हैं। लोअर हाउस के साथ साथ इसको पॉपुलस हाउस भी बोला जाता है। अब पॉपुलस हाउस मतलब ये हाउस जो है वो रिप्रेजेंट करता है पीपल को, लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे मैं सिंपल सी बात करता हूँ कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक नेशन। अब डेमोक्रेटिक नेशन है मतलब इंडिया में क्या है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। तो अब मैं सिंपल सी बात करूं कि बट इज डेमोक्रेसी, बट इज डेमोक्रेसी, तो आप बहुत से लोग ये बोलेंगे कि टू द पीपल फॉर द पीपल, है ना, फॉर द पीपल ऑफ द पीपल बाय द पीपल, एज अब्राहम लिंकन ने जो बोला था। ठीक है, 6th क्लास की एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा ये डेफिनेशन। बट इन सिंपल वर्ड्स में मैं बात करूं, फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, ये उनकी परसेप्शन थी।
ठीक है, अब्राहम लिंकन ने बोल दिया कि कुछ भी हो सकता है ना, कि लोगों के लिए, लोगों द्वारा, लोगों से एक लोकतंत्र होता है। बट इन सिंपल वर्ड्स में मैं बात कर दूं, डेमोक्रेसी मीन्स पीपल्स रूल। जहां पे कौन रूल करेगा? लोग रूल करेंगे, लोगों का राज। अब लोगों का राज कैसे होगा? दैट मीन्स कि यहाँ पे जो सुप्रीम पावर है, कोई राजा नहीं है। इन सिंपल वर्ड्स में बात कर दो कि डेमोक्रेसी में नो वन इज अ किंग, क्योंकि यहाँ पे कोई किंग नहीं होगा, हर एक राजा है। मैं अपनी जगह पे राजा हूं, आप अपनी जगह पे राजा हैं। दैट मीन्स सुप्रीम पावर किसके पास है? लोगों के पास है, वो लोगों के पास है। दैट मीन्स कि डिसीजन मेकिंग पावर की अगर अल्टीमेट अथॉरिटी कौन है यहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि अल्टीमेट अथॉरिटी, वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन है, बट कॉन्स्टिट्यूशन ने वहां पे पावर दी किसको? कि जो डिसीजन लेंगे, जो भी डिसीजन लिया जाएगा रिगार्डिंग द नेशन, रिगार्डिंग द सोसाइटी, वो कौन लेगा? लोग लेंगे। अब इंडिया एक वास्ट कंट्री है, जहां पे अगर मैं बात करूं, डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर मिलेगा, डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन मिलेगा, प्रोफेशन मिलेगा, तो हम इस डेमोक्रेसी को डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो इंडिया में क्या है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब कि अब यहां पे लोग क्या करते हैं? अपनी पावर को, इन सिंपल वर्ड्स में बात कर रहा हूं, कि अब हम लोग क्या करते हैं? अपनी पावर को ट्रांसफर कर देते हैं। मैं हूं, चाहे आप है, कोई भी है, हम अपनी पावर को ट्रांसफर कर देंगे किसको? अपने रिप्रेजेंटेटिव को, और उसको बोलेंगे कि तू हमारे बिहाफ पे अब क्या करेगा? डिसीजन लेगा फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेशन, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। अब ये जो डिसीजन लिया जाएगा, ये किसके लिए लेगा? वेलफेयर ऑफ पीपल, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, मतलब हमारे वेलफेयर के लिए डिसीजन लेगा। तो अल्टीमेटली अब ये जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, ये जो भी एक्ट करेगा, ये जो भी वर्क करेगा, जो भी इसके एक्शन होंगे, ये डायरेक्टली क्या होगा? ये अपने एक्शंस के लिए डायरेक्टली क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा किसको? टू द लोअर हाउस। ठीक है, दैट मीन्स कि अपने हाउस में, लोअर हाउस ऑफ द पीपल, जो लोअर हाउस है। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर मैं बात करूं हाउस ऑफ पीपल, क्योंकि ये यहाँ पे डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है किसको? पीपल को, अपने एक्शन के लिए, जिन्होंने इसको अपनी पावर जो है वो ट्रांसफर करी है। राइट, तो ये चीज होती है। तो अब यहाँ पे सीधी सी बात बोली गई, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो क्या कंसिस्ट करता है? रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। कि अब जो हम अपने जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, वो कहां पे जाएंगे? लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएंगे। ठीक है, और बोला ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब कि जो हम इलेक्शंस करते हैं। तो ये अब यहां से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ कितनी होती है। मिनिमम एंड मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करूं, तो मिनिमम स्ट्रेंथ जो रहेगी वो 60 रहेगी, एंड मैक्सिमम जो रहेगी वो 500 रहेगी ना। ठीक है, तो इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली की। राइट, अब यहाँ पे बात करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल की कंपोजिशन की। तो यहाँ पे बोला गया कि लेजिस्लेटिव असेंबली की जो मिनिमम स्ट्रेंथ होनी चाहिए 40 टू मैक्सिमम ऑफ 1/3 दैट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, मान लो कि लेजिस्लेटिव असेंबली की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 150। ठीक है, तो उसका 1/3 होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे करोगे तो 50 आ गया। अब मान लो यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि यहाँ पे 300 मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो 100 एटलीस्ट जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स होने चाहिए। सॉरी। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये याद रखना कि मिनिमम स्ट्रेंथ जो होनी चाहिए 40, और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 1/3 ऑफ दी लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीधा सा बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स किया है मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट्स, बट एक्चुअल स्ट्रेंथ कौन फिक्स करता है? वो फिक्स करता है पार्लियामेंट। राइट, अब यहाँ पे चलते हैं कि जो हमने बात करी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के जो मेंबर्स होंगे, अब यहाँ पे ये बात याद रखिएगा
कि क्या होता है, कैसे होता है। अब यहाँ पे बोला गया मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबलीज मेंबर, कि बोला और जो जितने टोटल मेंबर्स का 1/3 मेंबर जो होंगे वो क्या होंगे, इलेक्टेड होंगे। अब वो कौन इलेक्ट करेगा, जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स है वो इलेक्ट करते हैं। कितने, टोटल मेंबर्स के 1/3। एंड अब यहां पे बोला कि 1/3 मेंबर्स ही क्या होंगे, इलेक्टेड होंगे फ्रॉम लोकल बॉडीज। दैट मीन्स ये बात कर रहा है पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है। एंड थर्ड यहाँ पे क्या बोला कि 1/12 मेंबर जो होंगे वो इलेक्टेड किए जाएंगे बाय द ग्रेजुएट्स ऑफ 3 years स्टैंडिंग एंड रिजाइडिंग इन स्टेट्स। जो आपको पता होगा कि पार्टी जो कॉलेज टाइम में जो यूनिवर्सिटीज में जो पार्टीज होती है उनके मेंबर जो है उसको इलेक्ट करते हैं। एंड 1/12 मेंबर जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं बाय टीचर ऑफ 3 years स्टैंडिंग एंड नॉट लोअर इन स्टैंडर्ड देन सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। स्टैंडर्ड स्कूल मतलब सेकेंडरी स्कूल से, कि ये यहाँ पे टीचर्स का भी एक ग्रुप होता है कि जो मेंबर जो है वहां से इलेक्ट करके भेजते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 1/6 मेंबर जो होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द गवर्नर। सेम अगर मैं राज्यसभा में बात करूं तो राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है कौन, प्रेसिडेंट, ठीक है। एंड वहीं पे बोला गया 5/6 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं एंड 1/6 जो होते हैं नॉमिनेटेड होते हैं बाय द गवर्नर। अगर टोटल बात की जाए तो अगर आप इनका सम करोगे तो टोटल 5/6 मेंबर जो हो रहे हैं वो नॉमिनेटेड हो रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें लेजिस्लेटिव काउंसिल से, एंड वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं एंड 1/6 जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं बाय द गवर्नर, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। तो ये बात याद रखना कि 5/6 जो होंगे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे और वहीं पे 1/6 जो होंगे वो आपके पास डायरेक्ट नॉमिनेटेड होंगे बाय द गवर्नर टोटल मेंबरशिप का। तो ये बात भी याद रखिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं ड्यूरेशन की। अब लेजिस्लेटिव असेंबली की, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं लोकसभा, सेम यहाँ पे राज्यसभा, पार्लियामेंट की अगर बात करें यूनियन की, तो अगर यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली की बात की जाए तो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो नॉर्मल टेन्योर होता है वो 5 ईयर होता है फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट सेशन। मतलब जब लेजिस्लेटिव असेंबली फर्स्ट सेशन करती है उसके इमीडिएटली जैसे 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, जिसको बोला जाता है नेचुरल डिसोल्यूशन, ठीक है, नेचुरल डिसोल्यूशन। तो एक बात और याद रखिएगा कि ये लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है ये टेम्परेरी हाउस होता है। दैट मीन्स इट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, ये डिसॉल्व हो सकता है। एक तो जब टेन्योर कंप्लीट हो गया 5 साल का, या फिर 5 साल से पहले भी डिसॉल्व हो सकता है, दैट मीन्स इट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। बट लेजिस्लेटिव काउंसिल और राज्यसभा जो होते हैं उनकी बात की जाए तो ये परमानेंट हाउस होते हैं, नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे सीधी सी बात बोली गई है कि परमानेंट बॉडी होती है, दैट मीन्स इसको आप डिसॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि इसको 5 साल से पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है। कौन डिसॉल्व करेगा, गवर्नर यहाँ पे डिसॉल्व करेगा। बट यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है एक परमानेंट बॉडी होती है, बट इसके मेंबर्स को हमें क्या करना पड़ेगा कि ऐसे तो क्या होगा कि ये जो मेंबर एक बार चला गया फिर तो परमानेंट हाउस है तो फिर वो तो पूरा टाइम ही जब तक लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट करेगी तब तक वो उसका मेंबर रहेगा। इज दिस पॉसिबल? नहीं, लोकतंत्र है तो ऐसा नहीं होगा। इलेक्शन सिस्टम होता है तो 5 साल के बाद या 6 साल के बाद जो भी रिस्पेक्टिव टाइम पीरियड होगा उसके बाद जो है इलेक्शंस होंगे ही होंगे। तो अब लेजिस्लेटिव काउंसिल और राज्यसभा के केस में इनके जो मेंबर्स होते हैं इनका जो टेन्योर होता है वो 6 इयर्स का होता है। तो अल्टीमेटली अब यहाँ पे क्या किया जाता है, परमानेंट बॉडी है तो 6 साल के बाद जो है ऐसे हम एक बारी में सारे मेंबर्स को मतलब डिस्क्वालीफाई कर देंगे, उनको उनका जब टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा उनको बोल दिया जाएगा कि अब आप मेंबर नहीं हो। तो अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पे वो हाउस डिसॉल्व हो जाएगा जब उस हाउस में मेंबर रहेगा ही नहीं। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के केस में और राज्यसभा के केस में हम क्या करते हैं, 1/3 मेंबर जो है हर 2 साल में रिटायर कर देते हैं। और जैसे ही यहाँ पे जो है मतलब वैकेंसी जैसे मेंबर रिटायर होता है फिर उसकी जगह पे फिर से इलेक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे जो है जो मेंबर जो होता है वो फिर से नॉमिनेशन फिल कर सकता है, दैट मीन्स वो फिर से री इलेक्ट हो सकता है, ठीक है। और
चाहे वो अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर रिटायर हो रहा है तो उसको फिर से रीनॉमिनेट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार ही होगा, 2 बार ही होगा, इसको n नंबर ऑफ टाइम्स के लिए जो है ऐसा किया जा सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल के केस में, राइट, और राज्यसभा के केस में भी। तो यहाँ पे मेंबरशिप की बात करें तो क्या मेंबरशिप चाहिए हमें राज्यसभा का मेंबर बनने, सॉरी लेजिस्लेटिव असेंबली का या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनने के लिए। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको अगर इंडिया में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करनी है या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड करना है तो उसके लिए जो प्रायर कंडीशन रहती है वो रहती है सिटीजन ऑफ इंडिया। अब लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में जो आपके पास एज की क्वालिफिकेशन जो रहेगी 25 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, या तो 25 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए या फिर उससे अबव होनी चाहिए। वहीं पे लेजिस्लेटिव काउंसिल के केस में बात करूं तो एज का जो क्राइटेरिया रखा गया है वो 30 ईयर्स और उससे अबव रखा गया है। सेम ऐसे ही लोकसभा और राज्यसभा के लिए है, ठीक है। और फोर्थ यहाँ पे बोला गया possesses such other qualification as may be prescribed by the parliament, राइट। तो ये आप देख सकते हो। और वहीं पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंडर बोला गया कि अ पर्सन टू बी इलेक्टेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब ये बात याद रखना, अगर किसी पर्सन को लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनना है, इलेक्ट होना है, तो सबसे पहले उसको क्या बनना होगा, मतलब उस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोटर होना जरूरी होता है उस कंसर्न्ड स्टेट में, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। एंड पर्सन टू बी इलेक्टेड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो बोला गया मस्ट बी एन इलेक्टर फॉर एन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंसर्न्ड स्टेट। मतलब अगर आपको इलेक्ट होके जाना है तो मतलब आपको उस स्टेट में वोटर होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं वोटर यहाँ पे पंजाब का हूं और मैं हिमाचल में जाके इलेक्शन लड़ूं, नहीं, तो मेरे को हिमाचल का ही वोटर होना पड़ेगा, ठीक है। और अगर पर्सन को वो रिजर्व सीट से इलेक्ट कंटेस्ट करना चाहता है इलेक्शन, तो अल्टीमेटली उसको उस क्राइटेरिया से बिलोंग करना पड़ेगा, राइट। तो ये कुछ क्वालिफिकेशंस रहती हैं टू बिकम अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अब यहाँ पे बात करते हैं ओथ और अफर्मेशन की। तो देखो जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इनको जो ओथ दिलाई जाती है, अब ओथ कौन दिलाता है, यहाँ पे ओथ दिलाने का काम होता है गवर्नर का। चाहे आपके पास सीएम है, चाहे आपके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है, चाहे कोई भी मेंबर है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है। अब देखो यहाँ पे हर किसी मेंबर की ओथ होती है, बट मेनली देखो यहाँ पे मैं बात करूं तो गवर्नर का काम होता है कि वो जितने भी जब नई लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं तो इनको क्या करता है, जब नया सीएम बनता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनते हैं, डेप्यूटी सीएम अगर होगा तो उनकी औथ कौन दिलाएगा, गवर्नर दिलाएगा। इवन ये जितने भी मेंबर्स होते हैं, ये मतलब जो फर्स्ट टाइम इलेक्ट होके आते हैं हाउस में, तो उनको ओथ दिलाने का काम भी एक्चुअल में गवर्नर का ही होता है। बट यहाँ पे गवर्नर क्या होता है, क्योंकि वो गवर्नर की एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इतना बड़ा पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं तो फ्री तो बैठा नहीं है ना। तो ये क्या करता है, अपने बिहाफ पे लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रोटम स्पीकर को अपॉइंट कर देता है। फिर उसको बोलता है कि जो भी ये मेंबर्स हैं, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट होके आए हैं, तो इनको ओथ दिला, साथ में स्पीकर के इलेक्शंस कंडक्ट करवा। फिर उसके बाद अगर कोई भी बीच में आता है तो फिर उनको जो है ये खुद ही फिर स्पीकर एंड जहाँ पे जो चेयरपर्सन होते हैं वो खुद ही क्या करते रहते हैं, ओथ दिलाते रहते हैं अगर मिड टर्म में कोई आता है, राइट। बट जैसे कोई आएगा तो फिर उनकी ओथ दिलाई जाएगी। तो यहाँ पे देखो आर्टिकल 164 क्लॉज 3 क्या बोल रहा है कि मिनिस्टर एंटर्स अपॉन इज ऑफिस, गवर्नर जो है उसको क्या करेगा, एडमिनिस्टर करेगा ऑथ ऑफ ऑफिस एंड ऑफ सीक्रेसी अकॉर्डिंग टू द फॉर्म सेट आउट इन द थर्ड शेड्यूल। अब थर्ड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बात करता है फॉर्मेशन और ओथ की, राइट। और सैलरी एंड अलाउंसेस की बात करें तो मेंबर्स जो है स्टेट लेजिस्लेचर के, उनको वही सैलरी एंड अलाउंसेस मिलती हैं जो डिटरमिन की जाती है बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, राइट। तो ये बात भी याद रखिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। सो थैंक यू।